क्वेश्चन बीच बीच में मैं पूछ ले रही हूँ वो टीचिंग लर्निंग के दौरान है, ड्यूरिंग है, बाद में नहीं है, एंड में नहीं है, ठीक। तो और यहाँ पे टीचर इन्वॉल्व होता है और ये इंप्रूवमेंट के लिए है, फीडबैक के लिए है ना। वहीं अगर ऑफ लर्निंग की बात कर ले, और ये एफए का पार्ट होता है रचनात्मक आकलन का, एसए का पार्ट है, लर्निंग को ये प्रोसेस की तरह देखते हैं एफए वाले, ऑफ लर्निंग वाले प्रोडक्ट की तरह देखते हैं कहीं ना कहीं लर्निंग को, ठीक। और आपको प्रोसेस की तरह ही देखना ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऑफ लर्निंग एसए समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, ईयरली हाफ ईयरली, इसमें भी टीचर इन्वॉल्व है, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होगा, टुवर्ड्स द एंड, ये ड्यूरिंग होगा। एज लर्निंग तो है ही बढ़िया, यानी या तो आपका साथी, आपके क्लासमेट्स आपको असेस करें, या बच्चा खुद को सेल्फ असेसमेंट, ठीक। टीचर फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में इन्वॉल्व है, एज लर्निंग में टीचर का रोल नहीं है सच, जहां जरूरत पड़ेगी आप जाएंगे फिर, ठीक। तो ये एक बात है, सीखने के लिए आकलन, बच्चा सीख रहा है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर इन्वॉल्व है, इसलिए आकलन हो रहा है ताकि फीडबैक मिले, इंप्रूवमेंट कराया जा सके। एज लर्निंग है सेल्फ, खुद से ही आकलन। ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, यहाँ पे ये टुवर्ड्स द एंड होता है, और लर्निंग आउटकम क्या निकल के आए, यानी जो गोल सेट हुए थे वो किस हद तक अचीव हुए, जैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन हो गए आपके या फाइनल एग्जाम हो गए, वो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाएंगे। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। अब कुछ टूल्स होते हैं आकलन के, असेसमेंट के, जैसे ऑब्जर्व करना, बच्चों को आप डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आईक्यू वगैरह का भी पता है, या बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो कुछ हद तक ऑब्जर्वेशन से हमें पता लग जाता है। पोर्टफोलियो में पूरा ये वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो होते हैं, शोकेस पोर्टफोलियो होते हैं कि बेस्ट काम बच्चे का दिखा रहे हैं, एक फाइल है जिसमें सारी चीजें हैं बच्चे की, या वो कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, फर्स्ट क्लास में कैसा था, अभी कैसा है, तो वो सब चीजें इसमें कच्चा चिट्ठा पूरा होता है एक फाइल में पोर्टफोलियो की। रेटिंग स्केल, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप व्यवहार में, स्पोर्ट्स में, किसी और चीज में, बेसिकली स्पोर्ट्स में तो कैसे करेंगे, कितना स्केल करेंगे कम्युनिकेशन लेवल में। सोशियोमेट्री, कि वो नहीं मॉनिटर बनाते थे तो सबसे हाथ खड़े करवाते थे कि अच्छा कितने बच्चे, मतलब बच्चे के अब बाकी बच्चों के साथ क्लास में कैसे रिलेशन है, ये समाज मिति से पता लगता है, लीडरशिप क्वालिटी वगैरह का पता लग जाएगा। इंटरव्यू, आप बेसिकली बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए साक्षात्कार लेते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से कोई एक घटना हुई है, उसी दिन का आपको उल्लेख रखना है कि आज आपके बच्चे ने इसको ये कह दिया, आज ये हो गया, तो बेसिकली वो जो डायरी में लिखा जाता है तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं। मतलब कोई एक किसी एक दिन की बात है, एनेक्डोट है, एज इट इज जो हुआ होगा वही फैक्ट बेस्ड लिखना है, अपनी ओपिनियन नहीं लिखनी है एनेक्डोटल में। 2 प्रकार के स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, एक होता है एनआरटी, फटाफट से समझेंगे, ये लास्ट पॉइंट है, और दूसरा होता है सीआरटी, मतलब क्लास है अभी इसके बाद। ये दोनों क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत परीक्षण है। एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरा होता है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट जो टीचर खुद से बनाए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे आपका सीटेट है तो एक पूरी एक्सपर्ट की टीम होगी, लाखों लोग पेपर दे रहे होंगे, और इसमें 3 गुण पाए जाएंगे वैलिडिटी का, यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति करता हो। अगर सीटेट के एग्जाम में यूपीएससी के क्वेश्चन आएंगे तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां आपको टीचिंग पेडागोजी जांचनी है, ना कि यूपीएससी का कोई पेपर लेना है, ठीक। या वहां की डिमांड अलग है, यहाँ की अलग है, तो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो उस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। फिर क्या आएगा आपका वैलिडिटी हो गया, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है कि अगर मल्टीपल एग्जामिनर से, जैसे बोर्ड में नहीं कॉपी चेक कराते हैं, भी अगर मल्टीपल एग्जामिनर भी चेक करें सेम कॉपी तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो इसका मतलब वस्तुनिष्ठता है उस आपके टेस्ट में, यानी स्टैंडर्डाइज्ड है, मानकीकृत कहेंगे। फिर और क्या आ जाएगा इसमें, रिलायबिलिटी होती है, आपका वो दोस्त जो रात के 2 बजे भी आपको पता है कि आपके लिए मौजूद होगा, वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। दैट मीन्स अगर मैं 4 बार भी किसी बच्चे को कॉपी दे दी जाए तो क्या होगा, वो सेम ही अगर परफॉर्म कर पा रहा है बच्चा, जैसे दे देते ना टीचर कि काम करो, इसमें तुम बहुत शोर कर रहे हो, एक काम करो, अच्छा खुद से लिख रहे हो ना तो ये वाली नोटबुक में लिख लो, अगर चीटिंग नहीं की है तो अगर सेम लिख पा रहा है दैट मीन्स रिलायबल है टेस्ट। अगर बच्चे की नॉलेज में परिवर्तन नहीं है और सेम टाइम पे आप उसको 2 बार भी दे दें, 3 बार भी दे दें, तो सेम रिजल्ट आएगा यदि, तो रिलायबल है। मल्टीपल एग्जामिनर चेक कर रहे हैं तब सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। बात सही है नहीं है। रूब्रिक एक पैमाना है कि इस आधार पे इतने % आसान क्वेश्चन, इतने % मुश्किल क्वेश्चन, इस नेचर के क्वेश्चन, वो पैमाना है एक, ठीक, स्केल है बेसिकली। एनआरटी और सीआरटी 2 प्रकार के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में एक ही दिक्कत है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझ पाता, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नहीं समझ पाता। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही तरह से पेपर देने में अच्छे हों, लेकिन ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, आपका ये सीबीएसई का सीटेट का एग्जाम हो गया, आपका यूपीएससी एग्जाम हो गया, ऐसे जहां लाखों लोग दे रहे हैं, बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं एनआरटी, तो यहाँ पे ये रैंकिंग पे बेस्ड होता है कि बाकी बच्चों की तुलना में आप कहाँ रैंक कर रहे हैं, कि जैसे DEET+ भी केंद्रीय विद्यालय का यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां रैंकिंग होगी,
कि जिसकी मेरिट में हाई स्कोर है उसको रखा जाएगा। सीआरटी की अगर हम बात करें तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, जैसे सीटेट, तो ये एक हद तक मास्टरी जांचेगा, बस के 60% आ रहे हैं, अच्छा तो यहां तक तो आपको पता है, तो आप पास हो गए भाई, 90 नंबर आ गए, या 33% आ गए बोर्ड में तो पास हो गए। तो सीआरटी एक क्राइटेरिया को देखता है कि किस हद तक आपने अचीव किया है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग अगर आपको नहीं पता तो आप पता कर लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। डायग्नोस करना मतलब रीजन का पता लगाना, तो कुछ भी हो जाए बच्चे के बारे में, कुछ भी पता लगा हो, कोई भी दुनिया खत्म हो गई, सबसे पहले टीचर क्या करता है, रीजन पता करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले रीजन पता करेगा, या तो टेस्ट कराएगा या सिम्टम पूछेगा आपसे, और फिर डायग्नोस करेगा। ये डायग्नोस करने की प्रक्रिया है कि पता लगा रहा है कारण को, तो डायग्नोस करेगा पहले, और डायग्नोस करने के बाद यानी कारण पता लगाने के बाद फिर रेमेडी दी जाएगी कि कौन सी दवाई दी जाए, कौन से मेथड से पढ़ाया जाए। उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं उसको। उसमें रीटीचिंग, स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, वो सब आ जाएंगी। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। मुश्किल से भी मुश्किल 1 घंटा अब लगेगा, नहीं तो 1 घंटा भी मुश्किल है। फटाफट से बताओ क्या कह रहे हो भाई। फ्रैक्चर को लेकर कोई कुछ कह रहा है, मैम राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया है तो मैं एग्जाम में प्रॉक्सी यूज कर सकती हूँ क्या। ये सब नहीं होता है पूजा, ये पेपर जो है अगर 20-25 लाख लोग पेपर दे रहे हैं वहाँ ये सब सुविधाएं बहुत ही वैसे वाले केसेस में कि आप स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस बोले तो वो डिसेबिलिटी वाले केसेस हैं एंड ऑल। बाकी पता कर लीजिए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा कोई प्रावधान। चलिएगा देखते हैं। नमस्ते फ्रॉम नागपुर, बहुत बढ़िया जी, देश भर से आप लोग देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट। आकलन के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। देखिए, डायग्नोस करके रेमेडी देने का ऑप्शन नहीं मिलता। जो जिसका रैंक अच्छा आया है वो जो है बेहतर हो जाएगा, यहाँ पे उसी को सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज टू इवेल्युएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, कुछ हद तक स्पेसिफिक लेवल तक कि 60% में कितनी मास्टरी हुई है, वो 60% आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो वो पता लग जाएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। हाँ, ये बात सही है कि क्राइटेरिया से पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है, सीटेट के कौन से लेवल पे दिक्कत है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन हिज और हर परफॉर्मेंस। बिल्कुल, कि आप इतने लाख लोगों ने एग्जाम दिया, टॉप 100 रैंक किए हैं, तो ये एनआरटी से पता चलता है, जो आपका केवीएस का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया। जबकि क्राइटेरियन में तो बस एक क्राइटेरियन में तो बस एक क्राइटेरिया है, तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। मानक संदर्भित आकलन भाई, नॉर्म रेफरेंस में जहां रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है वहां किसी को पड़ी थोड़ी कि डायग्नोस करते रहे, पता लगाएं कारण कहाँ है। वहां तो ऑफ लर्निंग है, आउटकम क्या आया उस पर है बात सारी। तो फर्स्ट गलत है, बाकी सब सही है। सॉरी इतनी हिचकी। चलिए इंक्लूसिव एजुकेशन पे आते हैं। छोटे छोटे 3 टॉपिक हैं, फटाफट से निपटाते हैं। 5 नंबर टॉपिक है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। देखो, अब ये बातें ना आप ऑलरेडी अभी जैसे हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में की हैं कि बच्चा डाइवर्स बैकग्राउंड से आएगा और उसको इंक्लूड करना है। डिसएडवांटेज या डेप्राइव्ड वर्ग से आएगा, वंचित समूह वर्ग से आएगा, जहां उसको बहुत ज्यादा मौके हो सकता है ना मिले हो, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, या फिर समाज ने उसको अलग थलग किया हो, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, किसी भी एक आधार पे आपको उसको इंक्लूडेड फील कराना है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक बच्चे के लिए शिक्षा, वो किसी भी जाति से आता हो, उसको कोई भी डिसेबिलिटी हो। एजुकेशन फॉर ऑल यानी स्पेशल बच्चा हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, हर बच्चा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो या कोई भी हो, हर बच्चा एक छत के नीचे सीख पाए। ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है रेगुलर स्कूल में। बस आपको क्या करना है, अपने मेथड में परिवर्तन करना है, सिस्टम में चेंज करना है, बच्चे में चेंज आप नहीं करेंगे। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है। यानी मेथड्स में एकोमोडेट करना, हर बच्चे को एकोमोडेट करना है आपको। मॉडिफिकेशन रखने हैं मेथड्स में, मेथड डिफरेंट डिफरेंट अपनाइए। बच्चे को, हर किसी को आपको एकोमोडेट करना है, यानी इंक्लूड करना है ऑल चिल्ड्रन। ये आया हुआ था ना एक फिल इन द ब्लैंक करके एक क्वेश्चन, ऑल चिल्ड्रन। एकोमोडेट मतलब समायोजन, हर बच्चे को सिखाना है। यार क्या हो गया, 1 मिनट को, हर बच्चे को सिखाना है। देखिएगा, हाँ पानी पी लिया यार, पानी पी के ही आ रही थी वो एक्चुअली। मॉडिफिकेशन